दिल्ली उस दिन उतनी ही शांत थी जितनी अप्रोचिंग बिहारी सर्दी होती है, एक ऐसा शहर जो अपनी किस्मत में आने वाले बदलाव से पूरी तरह अनजान था। 12 जून 2025 की सुबह अहमदाबाद में भी एक गहरी सामान्यता के साथ शुरू हुई थी, इतनी रोजमर्रा की कि जैसे सब कुछ रूटीन का हिस्सा हो। ट्रेनें अपने तय समय पर चल रही थीं, दफ्तरों में चहल पहल थी और स्कूलों में बच्चों की बातचीत गूंज रही थी। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, एक ऐसी घटना घटी जिसने न सिर्फ स्थानीय समुदाय की नींव हिला दी, बल्कि पूरे देश के दिल में एक झटका सा भेज दिया। एक भयानक पल में बोइंग 787 ड्रीमलाइनर एयर इंडिया फ्लाइट 171 आसमान से गिर पड़ा। उसकी यात्रा अचानक और भयानक हादसे में टेकोनफ के कुछ ही पल बाद ही खत्म हो गई। हादसा इतना तेज और अकल्पनीय था कि जो लोग बच भी गए वो भी जैसे किसी जागती हुई बुरी सपने में फंस गए हों। ये सब किसी थ्रिलर उपन्यास के पन्नों से निकला हुआ दृश्य लगता था, मगर ये कोई कहानी नहीं थी, ये एक हकीकत थी, एक असली त्रासदी। विशाल विमान स्कूल हॉस्टल की दीवार से टकराते ही विस्फोट हुआ और चारों ओर आग, धुआं और चीखें फैल गईं। शांत सुबह अब अफरा तफरी और मायूसी में बदल चुकी थी और देश की सामूहिक चेतना पर एक स्थायी घाव छोड़ गई थी, क्योंकि पूरा देश लाइव टीवी पर इस त्रासदी को अविश्वास के साथ देख रहा था। अब यादों में बस विमान के मलबे की तस्वीरें हैं जो पंडित भवन ब्रिज पर बिखरी पड़ी थीं, जहां इंसानी जिंदगी, आधुनिक तकनीक, सुरक्षा प्रोटोकॉल और रेगुलेटरी सिस्टम सब एक भयावह टकराव में आ गए। इस एक घटना ने इन सब पहलुओं को बेहद दर्दनाक तरीके से उजागर कर दिया और ऐसे सवाल खड़े कर दिए जिनके जवाब जरूरी हैं। आज हम इस क्रैश को हर पहलू से समझने की कोशिश करेंगे, तकनीकी, मानवीय, प्रक्रियागत और भावनात्मक। हम इस त्रासदी की परतों में उतरेंगे ताकि सिर्फ यह न जाने कि क्या हुआ, बल्कि यह भी समझें कि क्यों हुआ और हमें कौन से सबक सीखने चाहिए ताकि ऐसी दुर्घटना फिर कभी न हो। यात्रियों का एक समूह जो सुबह की ताजगी और उम्मीदों के साथ निकला था, अपनी अपनी मंजिल की योजनाओं के साथ फ्लाइट में सवार हुआ। विमान, आधुनिक इंजीनियरिंग का प्रतीक, अपने पंख फैलाकर आसमान की ओर बढ़ चला। दोपहर 1:39 पर रनवे 28 से विमान को सीधा ऊपर चढ़ते देखा गया। ये नजारा जमीन पर खड़े लोगों के लिए आम था, लेकिन महज 650 फीट की ऊंचाई पर मशीन लड़खड़ा गई। अचानक इंजन की आरपीएम गिर गई, कॉकपिट में अलार्म बजने लगे और नियंत्रण हवा में कहीं खो गया। पायलट की आखिरी कोशिश थी मेडे कॉल, बट विमान ऊपर जाने के बजाय तेजी से नीचे गिरने लगा। ये सब कुछ ठीक उसी वक्त हुआ जब सबसे गंभीर चेतावनियां सामने आ चुकी थीं। ये सब कुछ सिर्फ 30 सेकंड में हुआ, उतने समय में जितनी देर में आप 5 या 6 गहरी सांसें ले सकते हैं। उसी पल में किस्मत ने अपना आखिरी बेरहम फैसला सुना दिया। विमान नीचे गिरा और बीजे मेडिकल कॉलेज के छात्र हॉस्टल के पास जोरदार धमाके के साथ क्रैश हो गया। उस हॉस्टल के अंदर किताबों के ढेर, छात्र जीवन की निशानियां और भविष्य के सपने कमरों में बिखर गए। एक झटके में जमीन पर भीषण विस्फोट हुआ, एक बड़ी आग की गेंद सब कुछ निगल गई। कॉलेज कैंपस की रौनक एक पल में खत्म हो गई और उसकी जगह एक ऐसा मंजर आ गया जो देखने वालों की यादों में हमेशा के लिए डर बनकर रह गया। रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से शुरू हुआ। सीआरपीएफ, एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड, लोकल पुलिस और मेडिकल टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गईं। आग इतनी भयानक थी और धुआं इतना घना कि पूरे इलाके में अंधेरा सा छा गया, जिससे राहत कार्य बहुत मुश्किल हो गया। शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक कुछ लोकल छात्रों ने जबरदस्त बहादुरी दिखाते हुए आग में फंसे लोगों को बाहर निकाला। वहीं ज्योग्राफी के कुछ छात्र सिर्फ डर के मारे देख रहे थे। उन्हें तो शुरुआत में लगा कि शायद कोई आसमानी हमला हो गया हो। आग बुझाना 40 मिनट का काम नहीं था, इसमें कई घंटे लग गए। मेडिकल कॉलेज के इलाके में एक सिहरन भरी खामोशी छा गई थी, जिसे सिर्फ सायरनों की आवाज और रेस्क्यू टीमों की चीखें तोड़ रही थीं। लेकिन इस अफरा तफरी के बीच साहस और सुनियोजित काम का भी अद्भुत प्रदर्शन हुआ। एनडीआरएफ की टीम ने सुनामी जैसी तत्परता के साथ फॉरेंसिक जांच शुरू कर दी। एक चश्मदीद ने बताया, हॉस्टल गेट पर एक जली हुई लकड़ी की मेज और किताबें मिली, एक मार्मिक संकेत जो दिखाता है कि छात्र आखिरी पलों में आग से बचने की कोशिश कर रहे थे। एनएसजी की टीम भी मौके पर पहुंच गई ताकि जांच कर सके कि कहीं धमाका बम से तो नहीं हुआ, लेकिन उनकी गहन जांच में साफ हो गया कि कोई विस्फोटक सामग्री इस्तेमाल नहीं हुई, यानी आतंकवाद की कोई बात नहीं थी। रेस्क्यू टीमों को कई अंडरग्राउंड टनल और जगहों से गुजरना पड़ा, जहां खतरनाक गैसें जमा हो गई थीं। ऐसी स्थिति में होश खोना भी आम था।
इन कठिन हालात में टीमों ने आधिकारिक प्रोटोकॉल के साथ साथ गहरी इंसानियत दिखाई, लगातार जान बचाने और मृतकों की गरिमा बनाए रखने के लिए काम किया। और ये सब एक बड़ी तस्वीर थी त्रासदी के बीच अदम्य हिम्मत की। एक समूह जो सुबह की ताजगी और नई उम्मीदों के साथ अपनी यात्रा पर निकला था। नीचे जमीन पर परिवार वाले हाथ हिला रहे थे, मन में मिलन की कल्पना लिए। ऊपर विमान ने अपने पंख फैलाए, इंजीनियरिंग का कमाल, आसमान जीतने को तैयार। ठीक दोपहर 1:39 पर एयर इंडिया फ्लाइट 171 ने रनवे 28 से टेक ऑफ शुरू किया। ताकतवर इंजन गरजे और विमान जमीन से ऊपर उठता दिखा, दोपहर के आसमान में खूबसूरती से चढ़ता हुआ। कुछ पल तक सब कुछ सामान्य था। ये एक रूटीन डिपार्चर था, जैसा हर दिन दुनिया भर में हजारों बार होता है, आधुनिक एविएशन की विश्वसनीयता का जीता जागता उदाहरण। लेकिन यह चढ़ान अलग थी। जैसे ही ड्रीमलाइनर ऊपर बढ़ा, उसके धातु के ढांचे में एक हल्का, लगभग न दिखने वाला कंपन सा महसूस हुआ। महज 650 फीट की ऊंचाई पर, जो आसपास की इमारतों से बस थोड़ी ही ऊपर थी, मशीन अचानक लड़खड़ा गई। इंजन की लगातार गूंज में एक अजीब सी बेसुरी आवाज खुल गई। विमान की रफ्तार जैसे थम सी गई, जैसे वो किसी अनदेखी ताकत से जूझ रहा हो। नीचे जो लोग टेकोनफ देख रहे थे, उन्हें विमान की चढ़ान असामान्य रूप से सपाट लगी। आमतौर पर जो आत्मविश्वास से भरी चढ़ान दिखती है, उसकी जगह अब एक संघर्ष था। एक ऐसी लड़ाई जो हजारों फीट ऊपर, लेकिन जमीन से दिखाई नहीं दे रही थी। कॉकपिट के अंदर पल भर में प्रोफेशनल माहौल से हाई अलर्ट की स्थिति आ गई। सबसे पहली गड़बड़ी थी। इंजन नंबर 1 की आरपीएम अचानक गिर गई। अलार्म बज उठे, तेज और कर्कश। इलेक्ट्रॉनिक चेतावनियों की आवाजें तुरंत ध्यान मांग रही थी। पायलटों की ट्रेनिंग एक्टिवेट हो गई। उनके हाथ तेजी से स्विच और लीवर पर दौड़ने लगे, लेकिन फेलियर की रफ्तार किसी भी इंसानी प्रतिक्रिया से तेज थी। अब विमान का रास्ता हवा के हवाले था। पायलट अब सिर्फ एक प्लेन नहीं उड़ा रहे थे, वो एक बेकाबू हो चुके जानवर को काबू करने की कोशिश कर रहे थे। कप्तान की पहली और सबसे जरूरी कोशिश थी मेडे कॉल देना। उनकी आवाज भले ही तनाव में थी, लेकिन साफ थी, एक मदद की पुकार जो हवा में गूंज गई। लेकिन जैसे ही उन्होंने बात की, विमान उनके आदेशों के खिलाफ जाने लगा। ऊपर जाने की बजाय, या कम से कम स्थिर रहने के बजाय, विमान ने तेजी से नीचे गिरना शुरू कर दिया। जमीन जो छोटी होती जानी चाहिए थी, अब खतरे की तरह पास आती जा रही थी। ये सब उसी वक्त हुआ जब सबसे खतरनाक चेतावनियां सामने आ चुकी थी और क्रू के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। समाधान की खिड़की, कोई चमत्कार, हर पल छोटी होती जा रही थी। अब आसमान आजादी की जगह जाल बन चुका था। बाद में मलबे से बरामद हुआ ब्लैक बॉक्स इन आखिरी पलों की कहानी सुनाएगा। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर सीवीआर ने वो डरावना संवाद रिकॉर्ड किया जो क्रू के तकनीकी संकट से जूझने की गवाही देता है। को-पायलट की आवाज घबराहट से भरी, सबसे पहले गंभीर समस्या की सूचना देती है। सर, इंजन नंबर 1 बंद हो रहा है। उनकी आवाज अलार्म की आवाजों के बीच गूंजती है। हम पावर खो रहे हैं, हम पावर खो रहे हैं। उनकी बात ने पायलटों के सबसे बुरे डर की पुष्टि कर दी। विमान का दिल यानी इंजन जवाब दे रहा था, और उसके साथ ही आसमान में टिके रहने की उम्मीद भी। ये कोई छोटी मोटी गड़बड़ी नहीं थी। ये सबसे नाजुक वक्त में जोरदार थ्रस्ट लॉस था। कप्तान, एक अनुभवी एविएटर जिसने हजारों घंटे आसमान में बिताए थे, उसने हालात में भी फोकस्ड, शांत रहकर जवाब दिया। उनकी हिदायतें तेज और सटीक थीं, एक आखिरी कोशिश विमान को स्थिर करने की। हेडिंग बनाए रखें, उन्होंने मजबूती से कहा। इंजन को रीस्टार्ट करने की कोशिश करो, चेकलिस्ट देखो। लेकिन चेकलिस्ट क्रूजिंग एल्टीट्यूड के लिए डिजाइन की गई थी, जब वक्त और ऊंचाई दोनों मिलते हैं। महज 650 फीट पर हर सेकंड कीमती था। पायलट गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहे थे। सीवीआर ने बटन दबाने, लीवर खींचने की बेताब आवाजें रिकॉर्ड की, इंसानी कोशिश और मशीन की नाकामी की जुगलबंदी। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर एफडीआर ने और भी डरावना सच दिखाया। उसने दिखाया कि इंजन नंबर 1 की आरपीएम 0 हो गई, और कुछ ही सेकंड बाद इंजन नंबर 2 के ओनियल प्रेशर में भी खतरनाक उतार चढ़ाव आने लगे। ये एक के बाद एक हादसों की चेन थी। फ्लैप्स, जो अब तक पीछे हट जाने चाहिए थे, फंसे रह गए और भारी ड्रैग बना रहे थे। लैंडिंग गियर में भी तकनीकी गड़बड़ी थी, वो सही से अंदर नहीं जा रहा था। पायलट एक ऐसे विमान से जूझ रहे थे जो एक एक करके अपनी सभी सिस्टम्स फेल कर रहा था। सीवीआर की सबसे डरावनी रिकॉर्डिंग थी को पायलट की आखिरी बेताब पुकार, मेडे मेडे मेडे। वो बार बार बोले, उनकी आवाज तनाव में टूट रही थी। हम नीचे जा रहे हैं, हम नीचे जा रहे हैं। इन आखिरी सेकंडों में यह साफ था कि पायलटों को अपनी किस्मत पता चल चुकी थी।
उन्होंने हर रास्ता आजमा लिया था, अपनी पूरी ट्रेनिंग और स्किल लगाकर लड़ाई लड़ी थी, लेकिन तकनीक ने धोखा दे दिया। आखिरी पल तक उन्होंने विमान को भीड़ भाड़ वाले इलाके से दूर ले जाने की कोशिश की, एक आखिरी ड्यूटी, मौत की निश्चितता के बीच। उनके आखिरी पल हार मानने के नहीं थे, बल्कि एक बहादुर, दिल तोड़ देने वाली कोशिश के थे, उन जिंदगियों को बचाने की जो उनकी जिम्मेदारी थी। ये सब कुछ बस 30 सेकंड में हो गया, उतना ही समय जितना 5 या 6 गहरी कांपती सांसें लेने में लगता है। विमान में बैठे यात्रियों के लिए ये 30 सेकंड शायद दो दुनियाओं के बीच लटके हुए एक अनंत क्षण जैसे रहे होंगे। शुरुआती झटका, एक जबरदस्त कंपन जो पूरे केबिन में दौड़ गई, पहली चेतावनी थी कि कुछ बहुत गलत हो गया है। ड्रिंक्स छलक गए और ढीली चीजें इधर उधर फेंकी गईं क्योंकि विमान एक तरफ डरावने तरीके से झूल गया। भ्रम की लहर डर में बदली और फिर सीधा आतंक छा गया। इंजनों की आश्वस्त करने वाली आवाज गायब हो गई थी, उसकी जगह एक अजीब सी खामोशी और फिर फ्यूजलाज के पास से तेज हवा की डरावनी आवाज आ रही थी। खिड़कियों के बाहर दृश्य भयानक गति से बदल रहा था। नीला आसमान गायब हो गया, उसकी जगह जमीन का चक्करदार झुका हुआ दृश्य आ गया। इमारतें और पेड़ हर पल के साथ बड़े होते जा रहे थे। यह भयानक पुष्टि थी कि विमान ऊपर नहीं बल्कि नीचे गिर रहा है। केबिन की लाइटें टिमटिमाईं और बुझ गईं, यात्रियों को चीखों और प्रार्थनाओं से भरी अर्ध अंधकार में छोड़ते हुए। लोग अपनी सीटों की पकड़ कस चुके थे, उनके चेहरे अविश्वास और कच्चे डर के मिश्रण से भरे हुए थे। इन छोटे अराजक क्षणों में जिंदगियां आंखों के सामने से गुजर गईं और चुपचाप अलविदा कह दिया गया अपनों को, जिन्हें कभी पता नहीं चलेगा इन आखिरी हताश सेकंडों में क्या हुआ। इसी क्षणिक अंतराल में किस्मत ने अपना अंतिम क्रूर फैसला सुना दिया। कोई क्रमिक अवतरण का समय नहीं था, न ही आपातकालीन लैंडिंग का कोई मौका। भौतिकी के नियम अब काबू में थे, 200 टन की मशीन को बेरहमी से जमीन की ओर खींचते हुए। पायलटों का संघर्ष खत्म हो चुका था। विमान अब बस एक प्रोजेक्टाइल की तरह नीचे गिरता गया। उसका रास्ता दुखद रूप से बीजे मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट हॉस्टल के साथ सीधा टकराव वाला था। वह इमारत जो पढ़ाई और युवा सपनों की जगह थी, गिरते हुए विशालकाय के रास्ते में सीधे आ गई। ये एक टकराव था जिसे मैकेनिकल फेलियर की एक श्रृंखला ने तय किया, समय और स्थान का दुखद मिलन। टक्कर विनाशकारी थी। विमान हॉस्टल से टकराया, उसके पंख कंक्रीट और स्टील को ऐसे चीरते हुए जैसे वे कागज हों। फ्यूल टैंक जो यात्रा के लिए लगभग पूरी तरह भरे हुए थे, फट गए और आग पकड़ ली। एक विशाल आग का गोला फूटा, एक हिंसक विस्फोट जिसने विमान और हॉस्टल के बड़े हिस्से को एक सेकंड के हिस्से में ही निगल लिया। हादसे की गूंजती आवाज मीलों दूर तक सुनाई दी, एक ऐसी आवाज जो अहमदाबाद की यादों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। उसी पल दुनिया एक ऐसी भयावहता में बदल गई जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। जमीन कांप उठी और काले धुएं का एक स्तंभ आसमान में चढ़ गया, उन जिंदगियों का गंभीर स्मारक जो अभी अभी बुझ गई थीं। इतनी बड़ी आपदा में किसी का बचना लगभग नामुमकिन होता है। टक्कर की ताकत और बाद की आग की तीव्रता आमतौर पर किसी को पीछे नहीं छोड़ती। फिर भी तमाम बाधाओं के बावजूद एक बच गया। विश्वास कुमार रमेश, एक ब्रिटिश इंडियन नागरिक, मुड़े हुए मलबे और जलती राख के बीच जिंदा पाए गए। उन्हें बचाव दल की पहली लहर ने मलबे से बाहर निकाला, जिनका बचना इस भयंकर तबाही में उम्मीद की एकमात्र किरण बन गया। उनकी कहानी अब इस पहेली का अहम हिस्सा बन गई। अंदर से मिली पहली चश्मदीद गवाही, वे इस दुर्घटना के जीवित प्रतीक बन गए। फ्लाइट 171 के आखिरी डरावने पलों के अकेले गवाह। विश्वास, जो बुरी तरह घायल थे और सदमे की हालत में थे, फिर भी अस्पताल के बिस्तर से जांचकर्ताओं को अपना अनुभव बता सके। उन्होंने बताया कि टेकोनफ सामान्य था, सीट से पीठ लग जाने वाली जानी पहचानी अनुभूति के साथ, लेकिन बस कुछ ही मिनटों बाद उनकी शांति टूट गई। उन्होंने एक जबरदस्त कंपन का जिक्र किया जिसने पूरे विमान को हिला दिया, इतना जोरदार कि लगा जैसे विमान फटने वाला है। उन्होंने याद किया कि लाइट्स अजीब तरह से टिमटिमा रही थी, फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। केबिन में घबराई चीखों की आवाज भर गई, डर का एक कोरस जिसे अचानक आखिरी तेज टक्कर ने शांत कर दिया। उनका बचना सांख्यिकीय रूप से एक चमत्कार था जिसने सबसे अनुभवी बचाव विशेषज्ञों को भी हैरान कर दिया। वे विमान के पिछले हिस्से में बैठे थे जो टक्कर के वक्त अलग हो गया और मुख्य आग के गोले से दूर जा गिरा। किस्मत का यही मोड़ उन्हें उस इन्फर्नो से बचा ले गया जिसने बाकी फ्यूजलाज को निगल लिया। उन्हें जिंदा पाना बचाव दल के लिए गहरी राहत का क्षण था, जो घंटों से केवल मृतकों की उम्मीद में काम कर रहे थे। उनका अस्तित्व इस त्रासदी से एक मानवीय रिश्ता बन गया, उन 259 लोगों की आवाज जिन्हें हमेशा के लिए चुप कर दिया गया था। विश्वास कुमार रमेश की जिंदगी इस हादसे से निकली अकेली उम्मीद की किरण बन गई।
उनकी कहानी सिर्फ बचने की नहीं थी, यह जीवन की नाजुकता और किस्मत की पूरी अनिश्चितता का प्रमाण थी। जहां वे शारीरिक रूप से दुर्घटना से बच निकले, वहीं मानसिक घाव हमेशा बने रहेंगे। वे अकेले बचे होने का बोझ, अपराध बोध और जिम्मेदारी के भारी एहसास के साथ उठाते हैं। उनका चमत्कारी बचाव जहां एक तरफ रोशनी की हल्की किरण देता है, वहीं दूसरी तरफ इस घटना की गहरी काली छाया को भी उजागर करता है, यह याद दिलाते हुए कि उस दुखद दोपहर अहमदाबाद में सैकड़ों और कहानियां आग में ही खत्म हो गईं। बचाव अभियान एक बेतहाशा, हताश तात्कालिकता के साथ शुरू हुआ। दोपहर की धुंध को चीरते हुए चमकती लाइट्स और सायरन की आवाजों का अराजक नृत्य। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, शहर की फायर ब्रिगेड, स्थानीय पुलिस और एम्बुलेंसों के बेड़े सभी मौके पर पहुंच गए। वहां पहुंचते ही वे एक नरक जैसा दृश्य देख रहे थे। आग, जिसे हजारों लीटर जेट फ्यूल ने भड़काया था, एक भयंकर दहाड़ती हुई ज्वाला बन चुकी थी। ये इतनी तीव्रता से जल रही थी कि अपनी खुद की मौसम व्यवस्था बना रही थी। गर्मी और जहरीले धुएं का घूमता हुआ बवंडर, एक मोटा दम घोंटने वाला कालेपन का कंबल पूरे इलाके पर छा गया था, जिससे बचाव प्रयास न सिर्फ चुनौतीपूर्ण बल्कि खुद पहले उत्तरदाताओं के लिए भी खतरनाक हो गए थे। हर कदम आगे बढ़ाना झुलसाती गर्मी और अंधेरे धुएं के खिलाफ एक जंग था। शुरुआती क्षणों में जब संगठित मदद पूरी तरह से जुट नहीं पाई थी, अद्भुत साहसिकता के दृश्य सामने आए। पास के हॉस्टलों के स्थानीय छात्र जो पढ़ाई में डूबे थे और अचानक धमाके से हिल गए, वे सबसे पहले मदद करने वाले बने। अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना वे आग की ओर भागे। उनका दिल बस यही कह रहा था कि किसी की मदद करनी है। शुरुआती रिपोर्टों में बताया गया कि इन युवाओं ने आग के किनारे फंसे लोगों को बाहर खींचा। उनके चेहरे कालिख से सने थे, आंखों में डर और दृढ़ निश्चय का अजीब मिलाजुला भाव था। उन्होंने मानव श्रृंखला बनाकर घायलों को तुरंत खतरे से दूर पहुंचाया। उनकी युवा ऊर्जा इस डरावनी त्रासदी में अच्छाई की ताकत बन गई। इतनी बड़ी आग को बुझाना 40 मिनट की बात नहीं थी, जैसा कि कुछ शुरुआती आशावादी अनुमान थे। इसमें कई घंटे की लगातार थकाऊ मेहनत लगी। आग विमान के मुड़े हुए हिस्सों और हॉस्टल के ढह चुके हिस्सों में गहराई तक धधक रही थी। मेडिकल कॉलेज क्षेत्र में एक सिहरन भरी, अजीब सी खामोशी छा गई थी, जिसे बस आग की चरमराहट और बचाव दल की आवाजें तोड़ रही थीं। फिर भी इस तबाही के बीच साहस और सुव्यवस्थित योजना का अद्भुत प्रदर्शन देखने को मिला। एनडीआरएफ, जो सबसे बुरी आपदाओं के लिए प्रशिक्षित टीम की तरह सटीकता और तीव्रता से काम कर रहा था, उसने तुरंत दोहरे मिशन की शुरुआत की। खोज और बचाव और फॉरेंसिक जांच के लिए स्थल की सुरक्षा। एक गवाह जो पास की दुकान चलाता था, बाद में कांपती आवाज में उस दृश्य को याद करता है। एक लकड़ी की मेज और किताबें हॉस्टल गेट पर जली हुई मिली, उसने भारी मन से कहा। यह छोटी, दिल दहला देने वाली बात छात्रों के आखिरी पलों की जीवंत तस्वीर पेश करती है। यही वह जगह थी जहां से वे शायद भागने की कोशिश कर रहे थे। उनका रास्ता अचानक विस्फोटक आग की दीवार ने रोक दिया। यह एक मार्मिक याद दिलाने वाली बात थी कि यह सिर्फ एक दुर्घटना स्थल नहीं था। यह वह जगह थी जहां सपनों और संभावनाओं से भरी जिंदगियां अचानक और हिंसक रूप से खत्म हो गईं। उनके आखिरी हताश प्रयास इन जली हुई चीजों में हमेशा के लिए दर्ज हो गए। जैसे जैसे घंटे बीतते गए और आग पर धीरे धीरे काबू पाया गया, धुएं और मलबे के नीचे से मानव त्रासदी का असली पैमाना सामने आने लगा। शुरू में आग बुझाने पर ध्यान था, लेकिन अब पीड़ितों की तलाश की कठिन और दर्दनाक जिम्मेदारी सामने थी। कभी छात्रों से गुलजार रहने वाला हॉस्टल अब कब्रगाह बन चुका था। राहतकर्मी इमारत के जले हुए ढांचे में बेहद सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। उनकी टॉर्च की रोशनी धुंध में रास्ता तलाश रही थी। कई पीड़ित अपने कमरों में अपनी पढ़ाई की मेज पर मिले, किताबें अब भी खुली थीं। कुछ गलियारों और सीढ़ियों पर पाए गए। उनके अंतिम क्षणों की स्थिति एक मूक कहानी कह रही थी। आग से बचने की उनकी नाकाम कोशिश की। बीजे मेडिकल कॉलेज और आसपास के हॉस्टलों के छात्र इस विमान हादसे के कोलैटरल डैमेज बन गए। निर्दोष लोग जो आसमान से आई इस तबाही में फंस गए। बहुत से छात्र अपने कमरों में थे, परीक्षाओं की तैयारी में डूबे हुए। उनका ध्यान एनाटॉमी, फार्माकोलॉजी और चिकित्सा की पढ़ाई में था। वे चिकित्सा और इंजीनियरिंग के भविष्य थे। एक पूरी पीढ़ी। एक पल में उनका उज्जवल भविष्य राख हो गया। हादसे ने सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक समुदाय की बौद्धिक पूंजी का बड़ा हिस्सा खत्म कर दिया और एक ऐसी खाली जगह छोड़ दी जिसे कभी भरा नहीं जा सकता। यह सिर्फ परिवारों का निजी नुकसान नहीं था, यह पूरे देश का सामूहिक नुकसान था। धमाका इतना जबरदस्त था कि उसकी लहरें आसपास की इमारतों की खिड़कियां तोड़ गईं
और पूरे मोहल्ले में कंपन महसूस हुआ। सालों से हॉस्टल के सामने रहने वाले एक चाय वाले ने इस त्रासदी को अपनी आंखों के सामने घटते देखा। एक ही पल में सब कुछ खत्म हो गया। उसने याद किया, उसकी आंखें सदमे से खाली थीं। लोग आग में जल रहे थे, कुछ चीख रहे थे, बाकी बस भाग रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कहां जाएं। उसके ये सीधे सादे शब्द उस क्षण की अफरा तफरी और दहशत को बयां करते हैं। हवा में घायलों की कराह और अपने प्रियजनों की तलाश में पहुंचे लोगों की चीखें गूंज रही थीं। माहौल में सिर्फ डर और भ्रम था। इतनी बड़ी क्षति के सामने राज्य सरकार ने तुरंत सहायता की घोषणा की। हर मृतक के परिवार को 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया और सभी घायलों का पूरा इलाज सरकार ने अपने जिम्मे लिया। एयर इंडिया ने भी विशेष सहायता दल भेजे ताकि पीड़ित परिवारों के साथ सीधा संपर्क और मदद की जा सके। लेकिन दुखी परिवारों के लिए ये सब बातें चाहे जितनी भी जरूरी हों, फिर भी अधूरी ही लगी। कई माता पिता आंसुओं में डूबे हुए बस यही कह पाए कि कोई भी रकम उनके बच्चे की जगह नहीं ले सकती। उनका दर्द एक खुला घाव था, इस त्रासदी की असली कीमत जो न तो पैसों में मापी जा सकती थी, न ही शब्दों में। लेकिन सबसे बड़ी और सबसे दर्दनाक चुनौती थी पीड़ितों की पहचान करना। हादसा इतना भयानक था और आग इतनी भीषण कि कई शवों की पहचान कर पाना नामुमकिन हो गया था। मलबे से निकाले गए शव ऐसी हालत में थे कि देखने भर से पहचानना संभव नहीं था। ये वही लोग थे जो कुछ घंटे पहले तक ट्रेन में सफर कर रहे थे, दोस्तों के साथ हंस रहे थे या परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। अब वे सिर्फ अवशेष बन चुके थे। उनकी पहचान आग की लपटों में मिट गई थी। अपने प्रियजनों की खबर का इंतजार कर रहे परिवारों के लिए यह दौर बेहद तकलीफदेह था। पहले ही सदमे और शोक के ऊपर एक और गहरी चोट। अपने बेटे या बेटी को आखिरी बार देखने की उम्मीद भी उनसे छिन गई थी। इस चुनौती से निपटने के लिए एक विशाल फॉरेंसिक ऑपरेशन शुरू किया गया। गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों को बुलाया गया और सबसे आधुनिक डीएनए तकनीकें जांच के केंद्र में आ गईं। फॉरेंसिक टीम ने बड़ी सावधानी से अवशेषों से ऊतक और हड्डी के नमूने इकट्ठे किए। साथ ही मृतकों के परिवारों को नामित केंद्रों पर बुलाया गया, जहां आमतौर पर गाल की अंदरूनी सतह से डीएनए सैंपल लिया गया। यह प्रक्रिया जितनी वैज्ञानिक थी, उतनी ही भावनात्मक रूप से तोड़ देने वाली भी। डीएनए सैंपल देना मानो यह स्वीकार करना था कि उनका अपना अब लौटकर नहीं आएगा और यही एक तरीका बचा था उन्हें घर लाने का। पूरी प्रक्रिया विज्ञान से भरी थी, लेकिन उसमें दुख की गहराई भी थी। जीएफएसयू के विशेषज्ञों ने कई उन्नत डीएनए प्रोफाइलिंग तकनीकों का इस्तेमाल किया। पैतृक पहचान के लिए YSTR, मातृ पहचान के लिए XSTR और खराब हो चुके नमूनों के लिए माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए विश्लेषण। इन तरीकों से वे हर पीड़ित की अनूठी पहचान बना सके, भले ही अवशेष बहुत खराब हालत में हों। यह काम बेहद बारीकी और धैर्य की मांग करता था। प्रयोगशाला एक शांत रंगमंच बन गई थी, जहां वैज्ञानिक 24 घंटे काम कर रहे थे, मृतकों की टूटी पहचान को जोड़ने की कोशिश में। यह समय और क्षरण के खिलाफ एक दौड़ थी, जिसे वैज्ञानिकों ने अपने कर्तव्य के भाव से आगे बढ़ाया। भारतीय फॉरेंसिक इतिहास में यह एक बड़ी उपलब्धि मानी गई। टीम ने 93% पीड़ितों की पहचान करने में सफलता पाई। यह उपलब्धि फॉरेंसिक टीम की क्षमता और उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण थी। सबसे मुश्किल मामले छात्रों के थे, क्योंकि बहुत से छात्र बाहरी राज्यों से थे और उनके माता पिता से रेफरेंस डीएनए सैंपल जुटाने में समय लगा। जिस क्षण परिवार को पुष्टि मिलती, वह बेहद गहरे दुखद अंत का पल होता। वैज्ञानिक प्रक्रिया ने अनाम को नाम दिया, जिससे परिवार अंतिम संस्कार कर सके और शोक की लंबी कठिन यात्रा शुरू कर सके। यह अराजकता पर व्यवस्था की एक छोटी लेकिन अहम जीत थी। इस बीच जब राहत और बचाव कार्य जमीन पर जारी थे, मलबे के विशाल मैदान में एक और महत्वपूर्ण खोज चल रही थी। जांचकर्ता हादसे के 2 सबसे अहम गवाहों, फ्लाइट रिकॉर्डर्स की तलाश कर रहे थे। ये डिवाइस, जिन्हें आमतौर पर ब्लैक बॉक्स कहा जाता है, बेहद भीषण टक्कर और आग को भी झेलने के लिए बनाए जाते हैं। घंटों की सावधानी पूर्वक खोज के बाद आखिरकार एक बड़ी सफलता मिली। एनडीआरएफ की टीम के एक सदस्य ने कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर के चमकीले नारंगी के टेल सेक्शन में ढूंढ निकाले, जो मुख्य टकराव क्षेत्र से कुछ दूरी पर गिरा था और आग की सबसे बुरी मार से आंशिक रूप से बच गया था। ब्लैक बॉक्स की बरामदगी जांच के लिए एक निर्णायक क्षण थी। इन उपकरणों में फ्लाइट 171 के अंतिम घातक क्षणों की पूरी कहानी छुपी थी। सीवीआर में कॉकपिट की सारी बातचीत और आवाजें रिकॉर्ड थीं, जबकि एफडीआर में विमान के प्रदर्शन के हजारों पैरामीटर दर्ज थे। दोनों मिलकर फ्लाइट के आखिरी 30 सेकंड का विस्तार से ब्यौरा देते थे। पायलटों की बेचैन बातचीत, अलार्म की आवाजें, ऑटोमेटेड सिस्टम की चेतावनियां
और इंजनों के प्रदर्शन का अहम डेटा। ये मूक गवाह अब बोलने वाले थे और पूरा देश उनकी कहानी सुनने को बेचैन था। रिकॉर्डर्स को तुरंत उच्च सुरक्षा में डीजीसीए की दिल्ली स्थित लैब भेजा गया। डेटा निकालने का काम शुरू हुआ और शुरुआती निष्कर्ष बेहद चौंकाने वाले थे। ब्लैक बॉक्स ने पायलटों के संघर्ष की पुष्टि की। डेटा में दोनों इंजन नंबर 1 और नंबर 2 की आरपीएम में अचानक विनाशकारी गिरावट दर्ज थी, यानी ड्यूल इंजन फेलियर। एफडीआर से यह भी पता चला कि फ्लैप्स सामान्य सीमा से ज्यादा खुल गए थे, जिससे अत्यधिक ड्रैग बना और लैंडिंग गियर में तकनीकी गड़बड़ी की चेतावनी भी दर्ज थी। जांचकर्ताओं के मन में एक डरावना शक उभरने लगा। क्या टेकोनॉफ के दौरान बर्ड स्ट्राइक हुआ, जिसमें एक या ज्यादा पक्षी इंजनों में चले गए और उन्होंने काम करना बंद कर दिया? इन शुरुआती खतरनाक संकेतों के आधार पर नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने तुरंत कड़ा कदम उठाया। हादसे की पूरी जांच के लिए एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित की गई। साथ ही एहतियातन डीजीसीए ने एयर इंडिया के सभी बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमानों को अगले आदेश तक ग्राउंड कर दिया। यह सख्त फैसला था, लेकिन यात्रियों की सुरक्षा के लिए जरूरी था। हर विमान के हर इंजन की गहन जांच की जानी थी, ताकि यह पता चल सके कि यह तकनीकी गड़बड़ी सिर्फ एक ही विमान तक सीमित थी या पूरी फ्लीट में कहीं छुपी हुई थी। सच की तलाश अब शुरू हो चुकी थी। जांच अब जमीन पर लिए गए फैसलों की ओर मुड़ गई। एक उच्च स्तरीय समिति, विमानन विशेषज्ञ, फॉरेंसिक अधिकारी, अनुभवी पायलट और एक सेवानिवृत्त जज ने यह पता लगाने का जिम्मा उठाया कि हादसा तकनीकी विफलता था या लापरवाही का नतीजा। समिति ने सबसे पहले मेंटेनेंस लॉग्स और ग्राउंड क्रू की जांच शुरू की। सामने आया कि हादसा अचानक नहीं था, चेतावनियां पहले से थीं। प्रारंभिक रिपोर्ट में खुलासा हुआ, उड़ान से ठीक पहले पायलट ने इंजन नंबर 1 में असामान्य कंपन की सूचना दी थी, जिसे ग्राउंड इंजीनियर ने मामूली मानकर नजरअंदाज कर दिया। समय पर उड़ान रवाना करने के दबाव में यह फैसला लिया गया, जो घातक साबित हुआ। पायलट की प्री फ्लाइट चेकलिस्ट में भी गड़बड़ियां दर्ज थीं, इंजन तापमान ज्यादा, ओनियल प्रेशर में गिरावट। फिर भी उड़ान को हरी झंडी मिल गई। सवाल उठा, क्या ग्राउंड क्रू पर देरी से बचने का दबाव था? क्या प्रबंधन ने सुरक्षा से समझौता किया? जांचकर्ताओं ने एयरलाइन की कार्य संस्कृति की पड़ताल शुरू की। क्या समय और मुनाफे के दबाव में तकनीकी चिंताओं को नजरअंदाज किया जाता था? अब यह हादसा सिर्फ तकनीकी खराबी नहीं, बल्कि सुरक्षा संस्कृति की विफलता लगने लगा। हादसे की जड़ें उसी दिन नहीं, बल्कि पहले से चली आ रही लापरवाही में थीं। जांच में पता चला, विमान में 2 दिन पहले भी यही तकनीकी समस्या आई थी, जिसे मामूली मानकर अनदेखा कर दिया गया। यह घोस्ट इन दी मशीन, एक जानी पहचानी समस्या जिसे ठीक से हल नहीं किया गया, अब जानलेवा साबित हुई। 10 जून को इंजन की पूरी जांच के बजाय विमान को उड़ान के लिए छोड़ दिया गया। यह फैसला हादसे की अहम कड़ी बन गया। जांच अब एक दिन की गलती नहीं, बल्कि लगातार उपेक्षा और जोखिम उठाने की प्रवृत्ति की पड़ताल बन गई। पिछले 6 महीनों के मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स खंगाले गए। क्या इसी तरह की समस्याएं बार बार अनदेखी हुई? हर लॉग, हर साइन ऑफ की बारीकी से जांच हुई। इंजीनियरों से पूछा गया, क्यों कुछ समस्याओं को मामूली समझा गया? 260 मौतों का बोझ अब इन फैसलों पर था। तकनीकी डेटा की व्याख्या में इंसानी फैसलों की कमजोरी उजागर हुई। असली सवाल, क्या ग्राउंड क्रू का फैसला बाहरी दबाव या ट्रेनिंग की कमी से प्रभावित था? जांच ने तकनीकी पहलुओं से आगे बढ़कर मानवीय पक्ष को भी उजागर किया। विमान में 241 यात्री और 19 क्रू सदस्य थे, हर एक की अपनी कहानी, अपना परिवार। सबसे दर्दनाक था 38 छात्रों का मारा जाना। वे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में थे, परीक्षा की तैयारी कर रहे थे जब हादसा हुआ। ये छात्र देश के भविष्य के डॉक्टर बनने का सपना देख रहे थे। अब उनकी जिंदगी एक गिरते विमान ने छीन ली। घटनास्थल पर पहुंचे रेस्क्यू वर्कर्स ने बताया, शवों की पहचान सिर्फ जेब में मिले आईडी या ज्वेलरी से हो सकी। ये छोटी छोटी चीजें, आईडी कार्ड, अंगूठी, अब पहचान की आखिरी कड़ी थीं। अहमदाबाद शहर ने एकजुटता दिखाई। अस्पतालों ने घायलों के लिए दरवाजे खोले, मुफ्त इलाज दिया। स्कूल कॉलेज बंद रहे, शहर शोक में डूबा। एयर इंडिया ने राहत टीमें बनाई जो पीड़ित परिवारों की मदद कर रही थीं। यह हादसा सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि सैकड़ों परिवारों का गहरा जख्म बन गया। हादसे की खबर फैलते ही सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। एयर इंडिया क्रैश और अहमदाबाद प्लेन क्रैश ट्रेंड करने लगे। न्यूज चैनल्स ने लगातार कवरेज शुरू कर दी। एक लाइव रिपोर्ट में मां की चीख, मेरा बेटा अंदर है, ने पूरे देश को झकझोर दिया। त्रासदी को आंकड़ों से असली दर्द में बदल दिया। जल्द ही गुस्सा उभरा। मीडिया और जनता ने सवाल उठाए, क्यों उड़ान को हरी झंडी मिली? क्या सुरक्षा में चूक हुई
डीजीसीए की भूमिका क्या थी? सोशल मीडिया पर #Justice for Students और #Air India Negligence जैसे हैशटैग से नागरिक आंदोलन शुरू हो गया। अब यह कहानी दबाई नहीं जा सकती थी। हादसा राजनीति का मुद्दा बन गया। विपक्ष ने सरकार और नागरिक उड्डयन मंत्रालय पर लापरवाही का आरोप लगाया। मंत्री के इस्तीफे की मांग की। एक नेता ने कहा, यह सिर्फ क्रैश नहीं, आपराधिक लापरवाही से हुई हत्या है। सभी ड्रीमलाइनर उड़ानों को रोकना चाहिए। सरकार पर दबाव बढ़ा। प्रधानमंत्री ने संवेदना जताई, जांच और सहायता का वादा किया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार एयर इंडिया को बचा रही है। बहस सत्ता की लड़ाई में बदल गई। लेकिन इस दबाव ने सरकार को पारदर्शी और सक्रिय रहने पर मजबूर किया। मामला राष्ट्रीय एजेंडा में सबसे ऊपर बना रहा। जैसे जैसे जनता और राजनीतिक बहसें तेज होती गईं, जवाबदेही की लड़ाई अब एक नए मैदान में पहुंच गई थी, अदालत। दिल्ली उच्च न्यायालय में एक प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा एक जनहित याचिका दायर की गई। यह कानूनी कदम बेहद अहम था, क्योंकि यह सिर्फ मुआवजे से आगे बढ़कर उन अधिकारियों की आपराधिक जवाबदेही की मांग कर रहा था जो दुर्घटना के लिए जिम्मेदार थे। याचिका में तर्क दिया गया था कि यह घटना कॉरपोरेट हत्या का साफ मामला है और एयर इंडिया के अधिकारी तथा डीजीसीए के वे नियामक अधिकारी जिन्होंने दोषपूर्ण विमान को उड़ान की अनुमति दी, उन पर आपराधिक मुकदमा चलना चाहिए। यह पैसे का सवाल नहीं था। यह एक ऐसी मिसाल कायम करने की बात थी कि इंसानी जान को कभी भी संचालन की सुविधा के लिए दांव पर नहीं लगाया जा सकता। उच्च न्यायालय ने इस मामले को गंभीरता से लिया। जनता की गहरी रुचि और आरोपों की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने जनहित याचिका को स्वीकार किया और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय तथा एयर इंडिया को नोटिस जारी किया। अदालत ने डीजीसीए को आदेश दिया कि वह दुर्घटना के कारणों और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करे। एयर इंडिया को आदेश मिला कि वह सभी संबंधित अभिलेख जैसे विमान का संपूर्ण रखरखाव इतिहास, प्री फ्लाइट चेकलिस्ट और पायलट तथा ग्राउंड क्रू के बीच हुई संचार की रिकॉर्डिंग प्रस्तुत करे। अब कानूनी लड़ाई आधिकारिक रूप से शुरू हो चुकी थी और एयरलाइन तथा नियामक अब अपने कृत्यों के लिए कानूनी रूप से जवाबदेह थे। इस कानूनी चुनौती ने विमानन उद्योग में हलचल मचा दी। वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक आरोपों की संभावना भविष्य में लापरवाही के लिए एक बड़ा निवारक बन गई थी। ये संकेत था कि भारत में विमानन हादसों को अब केवल प्रशासनिक जांच तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि आपराधिक जांच भी की जाएगी, जिसमें व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। पीड़ित परिवारों के वकीलों ने भी दीवानी मुकदमों की तैयारी शुरू कर दी थी, जिसमें सरकार द्वारा दी जाने वाली सांविधिक क्षतिपूर्ति के अलावा एयर इंडिया और विमान निर्माता बोइंग से उनके कथित लापरवाही के लिए भारी दंडात्मक हर्जाने की मांग की गई। कानूनी लड़ाई अब कई स्तरों पर लड़ी जा रही थी, न्याय और सुधार दोनों के लिए। अदालत की कार्यवाही अब मीडिया का नया केंद्र बन गई थी। हर सुनवाई की बारीकी से रिपोर्टिंग होती थी और अदालत में प्रस्तुत हर दस्तावेज को कानूनी विशेषज्ञों और पत्रकारों द्वारा परखा जाता था। अदालत अब वह मंच बन गई थी जहां सबूत जनता के सामने स्पष्ट रूप से रखे जा रहे थे। कानूनी प्रक्रिया भले ही धीमी और विधिपूर्वक हो, लेकिन यह उस स्तर की जांच और निष्पक्षता का वादा करती थी जो केवल आंतरिक जांच में शायद संभव न हो। शोक संतप्त परिवारों के लिए यह अदालत का मामला न्याय पाने की उनकी सबसे बड़ी उम्मीद बन गया था। यह रास्ता लंबा और कठिन था, लेकिन वे यह लड़ाई इसलिए लड़ने को तैयार थे ताकि कोई और परिवार वह दर्द न सहे जो उन्होंने सहा है। लगभग 4 लंबे और कठिन सप्ताहों की गहन जांच के बाद नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए ने आखिरकार अपनी अंतिम रिपोर्ट जारी की। सैकड़ों पन्नों में फैला यह दस्तावेज दुर्घटना के लिए जिम्मेदार विफलताओं का एक क्रमबद्ध और कठोर आरोप पत्र था। जब निष्कर्ष सार्वजनिक किए गए तो पूरा देश सांस रोककर सुन रहा था। रिपोर्ट ने जनता के सबसे बुरे डर की पुष्टि कर दी और मीडिया की सबसे कड़ी आलोचनाओं को सही ठहराया। इसमें साफ तौर पर निष्कर्ष निकाला गया कि यह दुर्घटना कोई अनहोनी या किस्मत का खेल नहीं थी, बल्कि मानवीय गलतियों, प्रणालीगत लापरवाही और बेहद खराब सुरक्षा संस्कृति की सीधी परिणति थी। यह एक ऐसा फैसला था जिसने पूरे सिस्टम को बेनकाब कर दिया, उन दरारों को उजागर कर दिया जिन्हें सालों से अनदेखा किया जा रहा था। रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण विफलताओं का विस्तार से उल्लेख किया गया। इसमें पुष्टि की गई कि इंजन में एक फैक्ट्री डिफेक्ट दुर्घटना से 2 दिन पहले ही पहचाना गया था। यह डिफेक्ट दर्ज भी किया गया, लेकिन अजीब बात है कि कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई। विमान को अपनी सेवा जारी रखने की अनुमति दे दी गई।
जबकि उसके इंजन में एक झांत और संभावित विनाशकारी समस्या छुपी हुई थी। इसके अलावा रिपोर्ट में ग्राउंड क्रू की चौंकाने वाली लापरवाही को उजागर किया गया, जिसमें बताया गया कि आपदा वाले दिन प्री फ्लाइट चेकलिस्ट की कई अहम चीजें या तो अनदेखी की गईं या जानबूझकर छोड़ दी गईं। यह सिर्फ एक गलती नहीं थी, बल्कि लापरवाही का एक पैटर्न था जो सामान्य बन चुका था। जांच में कॉकपिट के भीतर भ्रम की स्थिति पर भी प्रकाश डाला गया। रिपोर्ट के अनुसार पायलटों को सही समय पर स्पष्ट और बिना किसी संदेह के टेक ऑफ का संकेत नहीं मिला, जिससे उड़ान के सबसे महत्वपूर्ण चरण में भ्रम की स्थिति बन गई। इस संचार विफलता और अचानक इंजन फेल होने के कारण क्रू के पास स्थिति संभालने का कोई मौका नहीं बचा। इन सब विफलताओं के अलावा जांच में यह भी पाया गया कि जमीन पर आपातकालीन प्रतिक्रिया समय में 8 मिनट की महत्वपूर्ण देरी हुई। ये ऐसे कीमती पल थे जो शायद तत्काल राहत में फर्क डाल सकते थे। ये देरी बड़े पैमाने की आपदा के लिए तैयारियों की कमी को उजागर करती है। आखिरकार डीजीसीए की रिपोर्ट ने सिस्टम वाइड फेलियर की तस्वीर पेश की। सिर्फ एक व्यक्ति या एक पुर्जा नहीं, बल्कि पूरी सुरक्षा श्रृंखला ही टूट गई थी। रखरखाव हैंगर से लेकर नियामक कार्यालयों तक, ग्राउंड क्रू से लेकर संचार प्रोटोकॉल तक, हर सुरक्षा परत में सेंध लगी थी। ये रिपोर्ट एक कठोर और दर्दनाक आईना थी, जिसमें भारतीय विमानन की असली हालत झलक रही थी। फ्लाइट 171 की दुर्घटना सिर्फ एक हादसा नहीं थी, यह उस सिस्टम का अपरिहार्य परिणाम थी जिसने शेड्यूल और प्रक्रियाओं को सुरक्षा के मूल अनमोल सिद्धांत से ऊपर रख दिया था। आखिरी फैसला आ चुका था और यह पूरे उद्योग के लिए एक फैसला था। इस कठोर रिपोर्ट के बाद एयर इंडिया को भारी दबाव और सार्वजनिक आलोचना का सामना करना पड़ा और उसे त्वरित तथा महत्वपूर्ण कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा। एयरलाइन ने अपने रखरखाव और सुरक्षा प्रोटोकॉल में बड़े पैमाने पर बदलाव की शुरुआत की। असल समस्या को स्वीकार करते हुए उसने अपने ड्रीमलाइनर बेड़े के 18 पुराने इंजनों को तुरंत बदलने की घोषणा की। यही वही प्रकार था जो फ्लाइट 171 पर फेल हुआ था। अपनी तकनीकी क्षमता को मजबूत करने के लिए एयर इंडिया ने जर्मनी की अत्याधुनिक इंजन जांच मशीनों में निवेश किया, जो सबसे छोटी खामियों को भी पकड़ सकती थीं। संदेश साफ था, पुराने तौर तरीके अब स्वीकार्य नहीं हैं और तकनीकी सतर्कता का एक नया युग शुरू करना होगा। सुधार केवल उपकरणों तक सीमित नहीं रहे। एयरलाइन के पूरे तकनीकी स्टाफ, सीनियर इंजीनियरों से लेकर ग्राउंड क्रू तक को एक व्यापक पुनः प्रशिक्षण कार्यक्रम से गुजरना अनिवार्य कर दिया गया। यह कार्यक्रम न केवल उनकी तकनीकी दक्षता को ताज़ा करने के लिए था, बल्कि संगठन के भीतर सुरक्षा संस्कृति को मूल रूप से रीसेट करने के लिए भी था। अब फोकस समस्या आने पर सुधार करने के बजाय पहले से ही खतरे को रोकने की मानसिकता पर था। सरकार ने भी अपनी ओर से एक बड़ा नीति परिवर्तन घोषित किया। उसने हवाई दुर्घटनाओं के लिए एक स्थायी राष्ट्रीय संकट प्रबंधन टीम बनाने का इरादा जताया, जिससे भविष्य में अधिक समन्वित और तेज प्रतिक्रिया सुनिश्चित हो सके। नियामक और कॉरपोरेट बदलावों के अलावा दुर्घटना स्थल पर छूटे शारीरिक और भावनात्मक घावों को भरने की भी प्रतिबद्धता जताई गई। सरकार ने छात्रावास के संपूर्ण पुनर्निर्माण की योजना घोषित की, ताकि न सिर्फ एक इमारत बल्कि छात्र समुदाय के लिए सुरक्षा की भावना फिर से बनाई जा सके। पीड़ितों के सम्मान में एक स्मारक निर्माण की भी घोषणा हुई। यह स्मारक एक स्थायी स्थान होगा, जहां इस त्रासदी में खोई जिंदगियों को हमेशा याद किया जाएगा और सीखे गए सबक देश की स्मृति में हमेशा बने रहेंगे। छात्र समुदाय, जिसने सबसे बड़ा और अन्यायपूर्ण बोझ झेला था, अब बदलाव के लिए एक सशक्त आवाज बन गया। देश भर के छात्र संगठनों ने इस दुर्घटना को सिस्टम फेल्योर करार दिया और एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया। उनकी मांग सीधी और गहरी थी। भारत में विमानन सुरक्षा मानकों को बिना किसी समझौते के अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया जाए। उनका तर्क था कि भारतीय नागरिकों की जान भी उतनी ही कीमती है जितनी दुनिया के किसी भी हिस्से में, और उन्हें भी वही सुरक्षा मिलनी चाहिए। उनके आंदोलन ने सुधार की मांग को लगातार ऊंचा बनाए रखा और उनके दुहक को एक स्थायी बदलाव की ताकत में बदल दिया। एयर इंडिया फ्लाइट 171 की दुर्घटना ने भारत को एक दर्दनाक और अमिट सबक सिखाया। यह एक सख्त याद दिलाने वाली घटना थी कि चाहे हमारी तकनीक कितनी भी उन्नत हो जाए, अगर उसमें मानव जिम्मेदारी और गहरी संवेदनशीलता न हो तो वह बेमानी है। ड्रीमलाइनर का चमकता हुआ ढांचा, जो आधुनिक प्रगति का प्रतीक था, तभी आधुनिक विफलता का प्रतीक बन गया जब सुरक्षा श्रृंखला में मानव पक्ष विफल हो गया। यह घटना सिर्फ एक त्रासदी नहीं थी, यह एक जोरदार चेतावनी थी, पूरे देश के लिए एक अलार्म। यह चीख चीख कर कह रही थी कि हमें हर स्तर पर सतर्क रहना होगा।
ग्राउंड पर खड़े इंजीनियर से लेकर राजधानी में बैठे नीति निर्माता तक, क्योंकि लापरवाही की कीमत इंसानी जानों में चुकानी पड़ती है। फिर भी अंतिम रिपोर्ट प्रकाशित हो जाने, सुधार शुरू हो जाने और स्मारक की योजना बन जाने के बावजूद एक मूल प्रश्न अब भी हवा में लटका है। एक ऐसा सवाल जो बचे हुए लोगों, पीड़ित परिवारों और पूरे देश को परेशान करता है। क्या हम अब सच में ज्यादा सुरक्षित हैं? क्या बदलाव इतने गहरे हैं कि वे मूल संस्कृति को बदल सकें, या ये केवल सतही सुधार हैं जो जनता के गुस्से को शांत करने के लिए किए गए हैं? इंजन बदलना और स्टाफ को फिर से प्रशिक्षित करना जरूरी कदम है, लेकिन असली चुनौती उस मानसिकता को जड़ से खत्म करने की है जो शॉर्टकट्स को अनुमति देती है और समय सारणी को सुरक्षा से ऊपर रखती है। ये एक कहीं ज्यादा गहरा और कठिन बदलाव है और इसकी सफलता अभी देखी जानी बाकी है। ये घटना सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं है जिसे रिकॉर्ड में दर्ज करके भूल जाया जाए। यह राष्ट्रीय चेतना पर एक न भरने वाला घाव है। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया, उनके लिए यह दर्द एक स्थायी साथी है, एक ऐसा खालीपन जिसे कभी भरा नहीं जा सकता। अकेले बचे व्यक्ति के लिए यह क्यों का बोझ है, जीवन भर का संघर्ष कि वही क्यों बचा। देश के लिए हर बार जब कोई विमान आसमान में उड़ता है तो यह एक अनजानी बेचैनी का कारण है। फ्लाइट 171 की कहानी एक स्थायी चेतावनी है, एक ऐसा साया जो हमेशा भारतीय विमानन की कहानी के पीछे रहेगा, यह याद दिलाने के लिए कि जब हम एक दूसरे की सुरक्षा की अपनी सबसे बुनियादी जिम्मेदारी में चूक जाते हैं तो क्या होता है। और इस तरह जब हम इस भारी त्रासदी और प्रणालीगत विफलता की कहानी का समापन करते हैं, हमारे मन में एक गंभीरता और लगातार सतर्क रहने की पुकार बची रहती है। एयर इंडिया फ्लाइट 171 की कहानी इस बात का प्रमाण है कि सुरक्षा कोई मंजिल नहीं बल्कि एक निरंतर यात्रा है। इसके लिए निरंतर प्रयास, अडिग प्रतिबद्धता और इंसानी जीवन को सर्वोपरि रखने का साहस चाहिए। यह त्रासदी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। इसी के आधार पर एक मजबूत, सुरक्षित और जिम्मेदार भविष्य का निर्माण होना चाहिए उन सभी के लिए जो भारतीय आसमानों में उड़ते हैं। आखिरी सबक यही है कि सुरक्षा सुनिश्चित करने का काम कभी भी पूरी तरह खत्म नहीं होता।